गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबा। चलो जल्दी से डिस्कशन निकालो। बोलो, एमएससी में क्या था सवाल? 32 सर। एमएससी, 15 एक मिनट। एमएससी 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 एम ई, हाँ एमएससी ओवन में 32, यही ना? ओवन 32। In a cyclotron, charged particle undergoes acceleration all the time, speeds up between the d's, between the magnetic field, speeds up in the d's and slows down with d's and speeds up in the d's। ये तो हो जाना चाहिए ना? सर बी भी आएगा ना, डीज के बीच में स्पीड अप होता है। हाँ, तो क्या दिया है इसका? एक मिनट। अंडरगोज एक्सलेशन ऑल द टाइम, हाँ जब वो वो भी सही गोल है। घूम रहा है तब भी सही है, और जब डी हाँ के बीच में है तब भी एक्सलेट कर रहा है। तब भी सही है। स्पीड्स अप बिटवीन द डीज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं करता, तो ए तो सही है। ओके हाँ 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 सही है 15। हो गया? हम्म। ठीक है, और बोलो। ठीक। कौन सा? 1 5 अरे क्या बोल रहा है रे? सर 15 15 15। 15 15 बोल रहा है। सर्कुलर लूप है, रेडियस इतना है, कैरेज करंट इतना है, इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस द प्लेन ऑफ द लूप विथ स्पीड इतना, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन मेक्स एंगल 30 विद द एक्सिस ऑफ द सर्कल एंड passes थ्रू मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एट दिस इंस्टेंट। ये क्यों बताऊँ मैं? ये क्या किया रे बाबा तूने? ये देखिए एक ऐसा लूप था, एक मिनट। कैसा था? ये रहा, ये ऐसा कुछ लूप है। इसके एक सेंटर होगा, सेंटर की इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने बी ऐसे बना दी। बी की वैल्यू लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगी। और फिर कहता है कि बाबा हमारे यहाँ पर 30 डिग्री। इसके साथ में 30 डिग्री पर ये जा रहा है। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो था इधर 30 डिग्री पर जा रहा था। इसकी स्पीड दे रखी है, फोर्स पूछा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? क्यू वी क्रॉस बी, यही हो जाएगा। बस खत्म। सब तो दे रखा है रे बाबा। और बोलो। 20 20, 20 नंबर कहता है। हाँ 20 नंबर अच्छा है। किसी का हुआ इसके अलावा? मतलब किसी का भी हुआ 20 नंबर? 20 एनीबडी? नो? चलो, तो देखो 20 में क्या है। सबसे पहले तो पूछा हुआ है टू प्रोटॉन्स आर मूविंग विद ईच अदर कीपिंग डिस्टेंस आर, बोथ आर एट वेलोसिटी वी, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसका तो काम खत्म। हाँ वो आ गया। एंड मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूँ, तो मेरे पास क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ई और ये ई, ये इधर गया ये इधर गया, दोनों की स्पीड भी सेम है, सब तरफ पे सेम जा रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पर ये मूविंग चार्ज है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा सकता हूँ। किधर होगा देखना, ये इधर जा रहा है, तो इसको इमेजिन कर सकते हैं करंट ऐसा होगा, अंदर। तो इसमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर बाहर की तरफ फील्ड फील हो रहा है, हाँ समझे? तो अब इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या लिखें? आई डी एल क्रॉस वी अपॉन वी आर अपॉन स्क्वायर। आर क्यूब। हाँ हाँ मतलब मैग्नीट्यूड निकाले ना, ठीक है ना? यही था क्या? नहीं आई डी एल नहीं था ना। अरे आई डी एल तो हटा दिया था अपन ने। क्या था रे? आए। क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर, यही था। अरे निकाल देता हूँ, रुको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह लिख सकते हैं क्यू अपॉन डी टी, डी एल की जगह डी एल लिखा, और अपॉन आर स्क्वायर इतना बन चुका है। तो ये क्यू वी बन चुका है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर, इतनी मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है। कहाँ पर? इतनी बन चुकी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बन गई, तो जो फोर्स लिखा जाएगा वो होगा क्यू वी क्रॉस बी। क्यू तो वैल्यू वी है, ई है, वी तो वी था, और बी की वैल्यू आ चुकी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। रिमेंबर ये इन दोनों के बीच में ये एंगल 90 था, तो साइन 90, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन 90 लिख दिया। तो फोर्स मेरे पास लिखा जा चुका है, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और दूसरा वाला मैंने किसका लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखें, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वुड बी के, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी कि ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका अगर रेशो ले लोगे ना, तो यहाँ पर एक टर्म आपके पास बनेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ कि 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का अंडर रूट को स्पीड सी लिखा जाता है, स्पीड ऑफ लाइट। अरे बाबा, 1/√ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट को स्पीड ऑफ लाइट लिखा जाता है।
तो इसमें देखोगे ना ऑप्शन, वो सी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर आ रहा है, तो सी स्क्वायर आया कहाँ से होगा, ये इससे आया होगा। ठीक है, अब रेशो ले लोगे, मुझे लगता है वो तो आता है अपने को। अरे भाई, हाँ सर। हाँ और बोलो। डन डन। और कुछ था होमवर्क में? 29 क्लास इलस्ट्रेशन, क्लास इलस्ट्रेशन है ये। ठीक है, और बोलो। डन। हाँ सर। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे सोलेनॉइड, इस पर आते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस पर आते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बाबा ये सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस से क्या समझ में आ रहा है कि ये फ्लक्स में चेंज को अपोज करने का काम कर रहा है, उसको एल की मदद से दिखाया जाता है। एंड अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ, मतलब केवीएल की इक्वेशन अगर यहाँ लिखता हूँ, तो दैट वुड बी, कहीं लिखा था ना, ईरा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर बराबर 0। ठीक है, अब आते हैं बाबा किसके पास में, सोलेनॉइड के पास में। तो सोलेनॉइड में अगर मैं देखता हूँ, तो सोलेनॉइड भी ये बड़ा चमत्कारी काम करता है। देखना कैसे कि बाबा ये हमने लिया सोलेनॉइड, और वो भी आइडियल ही मान लो, है ना। आइडियल सोलेनॉइड के लिए मैं लिख सकता हूँ कि बाबा आइडियल के लिए लिखें बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एन आई, है ना। अंदर वाले पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो लिखी जाती है म्यू नॉट एन आई, और यूनिफॉर्म आ जाती है, हर एक पॉइंट पर लगभग समान आ जाती है, म्यू नॉट एन आई आ जाती है। तो मैं अगर लिखता हूँ कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर कहें, लेट्स से दैट इज कैपिटल एन, तो आई कैन से कि यहाँ पर जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो क्या लिखा जाएगा, बोलो। एक का एरिया अगर ए लिख दिया मैंने, एक एरिया ए लिख दिया, म्यू नॉट हाँ एन आई एन ए। आई कैन से एक के लिए तो लिखा जाएगा बी इंटू एरिया, ऐसे कितने लूप है, कैपिटल एन है, तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल एन इंटू बी इंटू ए इतना बन चुका है नेट फ्लक्स एसोसिएटेड इन दिस सोलेनॉइड। और ये फ्लक्स आया कहाँ से, खुद के करंट की वजह से। देखो बाबा, खुद में करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड आई, उस मैग्नेटिक फील्ड ने खुद में ही फ्लक्स पैदा कर दिया। तो यहाँ पर जो फ्लक्स एसोसिएटेड टोटल आ चुका है, इतना आ चुका है, कैपिटल एन जो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसको बड़े स्टाइल से हम लिख सकते हैं एन इंटू एल। बी को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई, और ये ए को मैंने ए ही रहने दिया। तो यहाँ पर देखो जो चीज़ें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, म्यू नॉट तो म्यू नॉट ही रहा, एन और एन तो एन स्क्वायर आ गया, और क्या बना रहे बाबा, देखो एल बन चुका है, और क्या बना, ए बना, इसको मैंने स्टाइल से इधर रखा और आई कर दिया। तो ये देखो फ्लक्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए इंटू आई। इसको देख के किसकी याद आई, मतलब कल वाली याद की बात कर रहा हूँ। तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई, ऐसा कुछ लिखा था अपन ने कल। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ चुकी है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। तो मतलब ये देखो, ये किस पे, करंट पे डिपेंड कर रहा है कि L की वैल्यू नहीं डिपेंड कर रहा है। तो क्या डिपेंड कर रहा है कि बाबा यहाँ पर मीडियम कौन सा है, म्यू नॉट से मतलब मीडियम कौन सा है, उसमें ये डिपेंड कर रहा है कि बाबा उसका शेप कितना बना रखा है, अपन ने कितने टर्म्स बना रखे हैं। तो ये क्या आ गया कि डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम कि उसके अंदर कौन सा फंसा रखा है, दूसरा, और आ गया अपना इसके नंबर ऑफ टर्न्स एंड शेप पर आ गया, मतलब उसका वो कितने लेंथ है या कितना एरिया, ये सब चीज़ों पे आ गया, समझे। तो माय पॉइंट इज दैट कि बाबा ये हमारा करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब पूरे कहने का मतलब ये था कि हमारा ये करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये हमारे मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है, कितने हमने टर्न्स बनाए, कितने हमने लेंथ बनाई, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। इज दैट क्लियर। तो इसीलिए अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जब हम ये बना रहे थे, कहाँ गया, जब हम ऊपर है
ये बना रहे थे कि सेल्फ इंडक्टेंस को सर्किट में इंडिकेट कर रहा था, तो मैंने किसकी मदद से दिखाया था बाबा, इस सोलेनॉइड जैसी शेप में बता दिया था। क्यों? क्योंकि बाबा इसमें खुद ने करंट को फ्लो करवा देता है, तो हमने देखा था कि इससे फ्लक्स एसोसिएटेड हो चुका था। और ये सिमिलरली मैंने देखा कि बाबा सोलेनॉइड में भी जब खुद में करंट चला जाता है तो उससे खुद से फ्लक्स एसोसिएटेड हो जाता है। तो कन्वेंशनली हम क्या दिखाते हैं कि जब भी हमें इंडक्टेंस सर्किट में दिखाना हो तो ऐसे गोल गोल स्प्रिंग जैसा दिखा देते हैं। ओके, चलिए अब मैंने लिखा दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, मैंने कह दिया कि इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो है एल। चलिए यहां से करंट जाता है आई, मैंने कह दिया कि बाबा आई इज इंक्रीजिंग, या मैंने कह दिया डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव। तो अगर मैं लिखता हूं यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन वी ए एंड वी बी, तो आप बताइए यहां पर क्या हो रहा होगा। ये मैंने वी ए लिखा, इसका पोटेंशियल, ये मैंने वी बी लिखा, तो बताइए इसके बीच का संबंध क्या लिखा जाएगा। आई कैन सी कि बाबा करंट आया और करंट बढ़ता हुआ फील हो रहा है, करंट बढ़ता हुआ फील हुआ तो सोलेनॉइड को अच्छा लगेगा क्या ये बात? नहीं लगेगा। तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगेगी, तो वो क्या करेगा, इस करंट के बढ़ने को अपोज करेगा। और वो अपोज करेगा तो इसका मतलब क्या है कि बाबा वो पोटेंशियल को कम करने का काम करेगा, या खुद एक लोड की तरह काम कर रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं वी ए, और ये इस बार क्या कर देगा, ये पोटेंशियल को कम करेगा, और कितना कम करेगा, एल डी आई बाई डी टी कम कर देगा, शुड बी इक्वल टू वी बी। समझे? हाँ सर। अगर मैंने आई को कर दिया कांस्टेंट, यानी कि डी आई बाई डी टी बोलो जीरो, इसका मतलब वी ए और वी बी में संबंध बताओ क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। तो वी ए बराबर वी बी आ जाएंगे, वी ए बराबर वी बी। तो देखिए बड़ी चमत्कारिक बात यहाँ पर हुई है क्या, कि जब कांस्टेंट आ चुका है करंट, तो ये एक ऐसा इसकी तरह बिहेव कर रहा है जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब यहां पर ये जो इंडक्टर है वो एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा है, उसने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं किया। समझे? तो यहां पर करंट बराबर कांस्टेंट, दैट मींस इंडक्टर बिहेव्स एज अ कंडक्टिंग वायर। समझे? अरे ऐसे मरे रहते हैं रे भाई ये क्लास, तो मैं तो अगर मैंने इसको डिक्रीजिंग कर दिया, यानी कि डी आई बाई डी टी बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, नेगेटिव, तो आई कैन से बाबा यहां पर वी ए और वी बी में से किसका पोटेंशियल हायर होगा, वी बी का होगा। क्यों? क्योंकि इस बार करंट हो रहा है कम, करंट कम हुआ तो ये सोलेनॉइड को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो क्या बोलेगा, लो बेटा मैं दे देता हूं तुम्हें थोड़ा सा वोल्टेज, तो वो सोर्स की तरह काम करेगा। तो यहां पर देखना अभी भी दिखने में तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा ये चीज, अभी भी संबंध तो वही बना, कौन सा, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर वी बी, लेकिन चमत्कारिक बात क्या है, डी आई बाई डी टी जो है नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बचपन में हमने देखा था क्या होता है बोलो, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये जो है ये ओवरऑल वैल्यू इस बार पॉजिटिव बन जाएगी, और इसी वजह से यहां पर मैं बोल सकता हूं कि वी बी ग्रेटर देन वी ए बन जाएगा, यानी कि मतलब वो एनर्जी देने का काम करने की कोशिश कर रहा है इस बार सोलेनॉइड, कि लो बेटा तुम लेके जाओ लेकिन मरो मत, करंट मत कम करो। समझे क्या? हाँ सर। ओके, नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। तो सोलेनॉइड वाला दिखाऊं और ऊपर वाला क्या, ये लो, ये विनीत ने क्या किया रे,
कर रहा। अच्छा यार, गजब मेहनती लोग हैं तुम्हारी क्लास में, मतलब मतलब जो काम करना नहीं होता ना उसमें इतना एफर्ट लगाएंगे। टोन बड़ा सही था। तो बड़े अलग ही मेहनत करने का जोश लगा होता है कि मतलब क्लास चल रही है उसमें ध्यान नहीं कि भाई दूसरा कर रहा है करने दो, अपना तो अपने काम से मतलब नहीं दूसरों को म्यूट करना है, और कभी कभी तो मुझे म्यूट कर देते हैं भाई। लो जी, आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल करते हैं। तो अरे लिखा कि नहीं लिखा, या ऊपर करूं अभी? करो लास्ट वाला। हो गया ना, लास्ट स्लाइड गया, ये लो। हो गया, देखो इसको। डन। हो गया सर। चलो डन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, थोड़े से चमत्कार करते हैं अपन अपनी तरफ से, और ये पॉइंट ए कह दिया, दिस इज़ बी। चलो एक और कर देते हैं, मैंने कर देना है ऐसे कर दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। मैंने बोला कि पोटेंशियल ऑफ ए, वी ए इज़ गिवन एज 10 वोल्ट। यहाँ पर करंट है आई, वो दे रखा है 5 एम्पियर, एंड डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। यहाँ इंडक्टर दिया है जिसकी जो L दिया है दैट इज इक्वल टू 2 हेनरी। बैटरी इज गिवन टू बी 10 वोल्ट। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1 ओम का, इसको 2 ओम कर लो, इसको 3 ओम कर लो, बैटरी को 5 वोल्ट कर लो, और यहाँ पर 20 वोल्ट कर लो। फिर इंडक्टर को मैंने बोल दिया ये है 1 हेनरी, और ये मैंने कर दिया 2 हेनरी। ठीक है, ऐसा कर दिया। फिर क्या कहता हूँ कि बाबा यहाँ पर ये करंट आया और इधर चला गया है 2 एम्पियर करंट। ठीक है, 2 एम्पियर करंट, और इधर जो चला गया है ये ऑब्वियसली 3 एम्पियर इधर जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो डी आई बाई डी टी है दैट इज़ 0.2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब मुझे इन सभी पॉइंट के मुझे फाइंड करना है वी वी बताओ, मुझे फाइंड करना है वी सी बताओ क्या होगा। हाँ जी बोलो। देख के मजा आ रहा है ना डायग्राम? लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर तो 10 वोल्ट था, अब यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो 2 हेनरी है ये क्या करेगा, लोड की तरह काम करेगा या लोड की तरह? तो पोटेंशियल कम करेगा कि ज़्यादा करेगा? कम करेगा। कम करेगा। इसका मतलब इधर जाने पे पोटेंशियल कम होगा। कितना? एल डी आई बाई डी टी। एल की वैल्यू है 2 एंड डी आई बाई डी टी है 1, यानी कि 2 का पोटेंशियल यहाँ पर कम कर दिया। तो यहाँ का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में से इधर गए तो ये, हाँ चलो लोड कैसे? क्योंकि करंट बढ़ रहा है। इसका इंडक्टर का एक ही काम है, क्या काम है? करंट के चेंज को अपोज करना। तो करंट अगर बढ़ रहा है तो ये उसको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तो वो क्या करेगा कि एल डी आई बाई डी टी के हिसाब से देख लेते हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, एल डी आई बाई डी टी, यानी कि ये माइनस का एल तो है 2 और डी आई बाई डी टी कितना है 1, यानी कि इसने पोटेंशियल कम करवा दिया। कितना कम कर दिया? -2 मतलब पोटेंशियल कर दिया है। समझे? हाँ सर। तो शुरू किया था हमने ए पॉइंट से, यहाँ का पोटेंशियल 10 था तो यहाँ का पोटेंशियल आ चुका है 8 वोल्ट। 8 वोल्ट यहाँ आया तो हम बचपन से देख सकते हैं यहाँ का वोल्टेज कितना होगा।
-2। -2। -2 यहाँ का हुआ, तो अब यहाँ का पोटेंशियल बताओ कितना हुआ। -7। रजिस्टर है, करंट इधर गया, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम। 5 × 1 यानी कि 5 का पोटेंशियल कम होगा, तो -2 में से 5 और घटा दिए तो -7 आ गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ चुका है -7। चलो अब इस पॉइंट का भी बताइए दो अब। 2 प्लस -2 -2 -2 आ जाएगा। -2 इस पॉइंट का बताओ। -8। करंट जाता है 2 एम्पियर का और यहाँ पर 3 ओम है, तो ये 6 वोल्ट ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -8, है ना। फिर यहाँ पर -8 आ गया, तो फिर यहाँ पर इंडक्टर था। अब इंडक्टर के बारे में जानकारी के लिए मुझे चाहिए कि उसका di/dt क्या था। तो di/dt की जानकारी मुझे रखिए 0.2 एम्पियर पर सेकेंड। करंट बढ़ रहा है, तो ये इंडक्टर को अच्छा लगेगा क्या? ना। नहीं लगेगा। वो कह लेगा ऐसा बेटा नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे आप। वो बोलोगे मैं पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा L di/dt का। L की वैल्यू कितना है? माइनस, तो -1 का 1, di/dt 0.2, तो -0.2। इसका मतलब ये पोटेंशियल और कम कर देगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है -8 से और 0.2 कम हो जाएगा, तो यानी कि -8.2 बन जाएगा। तो VB की वैल्यू आ चुकी है -8.2 वोल्ट। बोलो बजरंग बली की जय। समझे क्या बाबा? हाँ। अब बात करते हैं इस तरह से पॉइंट सी की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर डी का तो आ चुका है -7, फिर यहाँ पर आते हैं तो कितना आ जाएगा? अरे -27। फिर यहाँ पर आएंगे तो -31 का है। पहले करंट तो निकाल दो। इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा होगा? 3 एम्पियर का जा रहा होगा, तो यहाँ पर 6 एम्पियर और 6 वोल्ट का उसने और कम कर देना है, -33 -33 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करंट बढ़ा कि कम हुआ? di/dt बताओ इधर कितना बनेगा? पॉजिटिव। हाँ जी, बोलो 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 बोलो। di/dt कितना बनेगा इस ब्रांच में? कम होगा सर। कम होगा, कितना कम होगा? -0.8। हाँ जी, यार ऐसे इको जैसी आवाज आ रही है तुम्हारी कुछ। बोलो बोलो बोलो। 0.8 बढ़ेगा। अरे देखो बाबा कि इसमें यहाँ पर करंट जो है 1 एम्पियर पर सेकंड से बढ़ रहा है, उसमें से 0.2 एम्पियर पर सेकंड इसके पास चला गया। इसका मतलब यहाँ पर करंट बढ़ रहा होगा 0.8 एम्पियर पर सेकंड से बढ़ रहा होगा। समझे ना बाबा? है ना। सिंपली मैं लिख सकता हूँ ना, जैसे मान लो ये मैंने करंट I1 लिख दिया, इस वाले करंट को मैंने अगर I2 लिख दिया, इस वाले करंट को मैंने I3 लिख दिया, तो हम बचपन से लिखते आते थे कि बाबा I1 बराबर I2 प्लस I3। इसी प्रकार से di1/dt बराबर di2/dt प्लस di3/dt, और di1/dt सीना फाड़ के अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कितना है बोलो? 1 एम्पियर पर सेकेंड। di2/dt सवाल में अपने को दे रखा है, दैट इज 0.2। हेंस di3/dt यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं di3/dt 0.8 एम्पियर पर सेकेंड। समझे? तो di3/dt अपना बन चुका है 0.8 एम्पियर पर सेकेंड, एंड इसका मतलब यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, तो जो इसको अच्छा नहीं लगेगा इंडक्टर को, तो वो क्या करेगा? मैं पोटेंशियल कम करने वाला हूँ। कितना? -L di/dt। तो वो कितना हो जाएगा? L की वैल्यू तो है माइनस के साथ में, ये है 2, di/dt कितना है? 0.8, तो ये आ जाएगा -1.6। तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल -33, उसमें भी 1.6 और कम, तो -34.6 वोल्ट आ चुका है। अब कैसे समझोगे ये सब मैंने जो लिखा है? समझ गए सर। समझ गए ना बाबा? खुद के लैंग्वेज में कर लेते। हाँ, ये खुद से करोगे तो समझ पाओगे, मेरे से देखोगे तो नहीं समझोगे। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हो। लिख लिया सबने? जिसको समझ में आ गया, नहीं आया तो भी बता दो। आ गया ना? आगे बढ़ूं क्या? ये लिखना है? लिखो 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 लिखो।
क्लासेस चालू होंगे तो तुम लोग आओगे ना रे बाबा, Yes. या अभी हाँ बोल सर आएंगे। है ना, या अभी नहीं। बोल के गायब हो हाँ जाओगे सर, हाँ। कि सर अभी आएंगे नहीं। आएंगे नहीं और बाद में गायब कि आ ही नहीं रहे। आएंगे सर, आएंगे नहीं। सर, आएंगे ना? होना ना। एक मिनट सबके नाम देख लेता हूँ मैं, तो फिर है ना बाद में फिर धोखा नहीं करोगे क्योंकि नहीं नहीं यार। पक्का होगे। कब से स्टार्ट होने वाला है शायद? हाँ सर, कब से स्टार्ट होने वाला वो बता दो पहले। यार अभी हल्की हल्की जो खुशखबरी है वो है 1 सितंबर, उसके बाद तो पता नहीं है मेरे को। ना ना हाँ मतलब अब उसके गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या हैं क्या नहीं है वो तो पता नहीं, बट उसी पे डिपेंड करेगा पहली बात, लेकिन जो अनुमान है वो 1 सितंबर का है। तो ऐसा मत करना कि भाई अभी तो हाँ हाँ बोल दिया और बाद में आ ही नहीं रहे। मैं आएंगे ना। आएंगे ना? ठीक है। आएंगे सर। हाँ ये आवाज़ें सब नहीं। पहचान ली मैंने, अब देखना कितने आते हैं कितने नहीं आते हाँ चलो ठीक है, हाँ सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबा एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। देखो अब ऑब्वियस सी बात है कि कभी ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, कभी ये लोड की तरह काम कर रहा है, कभी ये वोल्टेज कम कर रहा है, कभी ये वोल्टेज बढ़ा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि बाबा ये खुद से कहीं से मतलब दुनिया से खरीद के ला रहा होगा एनर्जी। एनर्जी कहीं ना कहीं इसने अपने खुद के पास में स्टोर कर रही होगी। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो देखना बड़ी चालू चीज़ है ये, अभी पता लगेगा कैसे चालूपना करता है। तो ये ऐसे मैंने इंडक्टर बना दिया। इंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है L/di/dt, एंड यहाँ से जो करंट गया वो था I। तो किसी भी डिवाइस के लिए हमने देखा था बाबा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब हमने पढ़ा था, तो किसी भी डिवाइस के लिए मैं अगर पावर की बात करता हूँ तो पावर एसोसिएटेड लिख सकते हैं, बोलो क्या, I इंटू डेल्टा वी। बोल दो रे बाबा, हाँ सर। है ना? सही। तो पावर एसोसिएटेड उसके क्रॉस जो लिखा जाएगा वो होगा I इंटू डेल्टा वी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, I और डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ मैं, L/di/dt। तो यहाँ से पावर जो एसोसिएटेड बन चुकी है, पावर को लिख सकते हैं du/dt, है ना। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू L/i/dt। अब देखो dt इधर dt उधर, खलास। तो यहाँ से du आ चुका है L/i/di। इसको देख के अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेट अगर किया जाए तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड, मैं बोलता हूँ कि शुरू में अगर करंट मान लो 0 था तो एनर्जी भी 0 बोल दिया, और बाद में अगर करंट आई था तो एनर्जी को मैंने u बोल दिया। तो u माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ L/i²। इसका मतलब एनर्जी एसोसिएटेड इन द इंडक्टर अगर लिखा जाए तो दैट इज इक्वल टू हाफ L/i²। इज दैट क्लियर? तो हाँ सर। अब देखिएगा, अब देखो बड़ी अच्छी चीज़ पता लगेगी कि जब मैंने करंट को इंक्रीज करवाया तो इसकी एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होने वाली इंक्रीज। है ना। और ध्यान देना, जब ये इंक्रीज जब करंट हो रहा होता है तो एज अ लोड काम कर रहा होता है। याद आ रही है ये सब चीज़ें कुछ? तो देखना बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आएगी कि बाबा करंट अगर इंक्रीज किया तो मुझे पता है एज अ लोड काम कर रहा है। तो ये एक तो मैंने वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, अब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। तो मैंने देखा अगर करंट को इंक्रीज कराया तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो ये एनर्जी खुद की दे नहीं रहा होगा, ले रहा होगा बाहर से। इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ से समझ में आ गया कि ये लोड की तरह काम कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने करंट को डिक्रीज करवा दिया तो यहाँ पर सर्किट में अगर करंट कम हो रहा है तो इसका भी करंट कम होने लगेगा। इसका अगर करंट कम होने लगेगा तो इससे जुड़ी हुई एनर्जी कम होने लगेगी, इससे एनर्जी कम होने लगेगी। इसका मतलब ये कहेगा कि बेटा मेरी एनर्जी लेके चले जाओ। और इसका मतलब सर्किट में अगर करंट की वैल्यू कम होती पाई गई तो ये खुद की एनर्जी कम कर देगा और सोर्स की तरह काम करेगा। समझे क्या बाबा? सर देखो सर्किट में करंट, ये आई जो है ये क्या है, सर्किट का करंट। सर्किट में करंट बढ़ा, आई बढ़ा तो इंडक्टर को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो क्या करेगा कि उसको अपोज करेगा। तो उस चीज को हम लोड की तरह सोच रहे हैं। चलिए अब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि बाबा u की वैल्यू हाफ L/i², आई की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो u की वैल्यू बढ़ रही है। u की वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर क्या हो चुका है, बढ़ गया है। और वो बढ़ेगा तो क्या खुद से बढ़ेगा, क्या अपने आप बढ़ता जा रहा है, क्या कहां से ले रहा होगा ये एनर्जी, सर्किट से ले रहा होगा। इसका मतलब ये जब करंट की वैल्यू बढ़ रही होगी तो एज अ लोड काम कर रहा है। इज दैट क्लियर?
हाँ सर। अब सर्किट में सही। करंट की वैल्यू मैंने कम करवा दी, सर्किट में करंट की वैल्यू कम करवा दी, तो ये बात उसको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी? नहीं। नहीं लगेगी। तो इसका अच्छा। मतलब वो बोलेगा मेरी एनर्जी ले जाओ लेकिन तुम करंट मत कम होने दो। तो वो क्या करेगा, एज अ सोर्स काम करेगा, और एज अ सोर्स काम करेगा तो देखना करंट की वैल्यू अगर डिक्रीज करवाई तो एनर्जी क्या हो चुकी है, कम होगी। एनर्जी कम होगी इसका मतलब इसने खुद की एनर्जी दे दी है किसी को। अरे भाई पहले 10 जूल थी, बाद में 8 जूल बच गई, तो इसका मतलब 2 जूल एनर्जी कम हो गई। तो कहाँ गई होगी, सर्किट में गई होगी। किस काम से, कि करंट को कम ना होने दे, इस वजह से कुछ ना कुछ वो जुगाड़ कर रहा होगा। समझे क्या? हाँ सर। तो एनर्जी इन द इंडक्टर, अगर उसमें करंट आई था तो वो बन चुका है ½ L I²। सॉरी, कुछ डाउट हो तो बोलो। नो सर। ओके, चलिए बाबा अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सब कुछ? हाँ सर। ओके। एक मिनट। अरे लो रे बाबा, 1 मिनट ये ले लो। डन। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं बात करता हूँ एल आर सर्किट, है ना? जैसे आर सी सर्किट था वैसे एल आर सर्किट वगैरह भी है अपने पास। और हम शुरुआत में बात करेंगे किसकी, चार्जिंग की। चार्जिंग मतलब हमारा इंडक्टर की एनर्जी बढ़ रही होगी तब की बात कर रहे हैं। तो देखो बड़ी बेसिक सी बात हम यहाँ करने वाले हैं। मैंने कह दिया इंडक्टर, ये कह दिया मैंने रजिस्टर, और यहाँ लगा दी बैटरी। और ये बैटरी के बाद में मैंने लगा दिया स्विच। स्विच के साथ में मैंने t=0 को, इस स्विच को क्लोज कर दिया है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सर्किट बना है, सर्किट में करंट होगा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैं निकालना चाहता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें अपन ने आरसी सर्किट में कर रखी हैं वगैरह कर रखी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शाम आप अच्छे से कर पाएंगे। जल्दी से शुरू करो और बताओ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। हाँ जी। बोलो जी। हाँ जी। अरे अब तो हो गया होगा यार। अरे आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ तो बताओ। V/R
1 माइनस e की पावर माइनस RT वैल्यू। हाँ लग तो सही रहा ये। चलो जी बाबा, तो देखते हैं क्या करें। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया t इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर कुछ जैसे कनेक्ट किया तब तो करंट नहीं होगा। फिर मैं देखता हूँ किसी जनरल टाइम t पर अगर देखते हैं इसका अगर फ़ोटो बनाया जाए तो फ़ोटो में एक तो इंडक्टर होगा, खुशी खुशी से यहाँ पे करंट आई जा रहा होगा, साथ में अपने पास होगा रजिस्टर और साथ में होगा एक बैटरी। अब यहाँ पर सर्किट में अपन क्या करेंगे, KVL, यही अपने बचपन का सहारा है। तो KVL में अपन देखते हैं बाबा, ये बैटरी मैंने E लगा दी तो यहाँ लिखा जाएगा E माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0। ठीक है। एंड अगर ऐसा बना तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ कि बाबा थोड़ा सा इधर रीअरेंज वीरेंज करें तो क्या करें, E माइनस आई आर बराबर एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से डी टी को मैंने इधर ले गया, ये आ गया L और ये आ गया डी आई अपॉन E माइनस आई आर। और इससे मेरे पास क्या बनेगा रे बाबा, इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड। तो ये आ जाएगा डी टी का तो बन जाएगा T और ये बन चुका है L, और L के बाद में क्या बनाएगा रे, हाँ जी ln बन जाएगा। तो ये आ गया ln ऑफ E माइनस आई आर अपॉन क्या लिखूं, माइनस आर, लिमिट्स करंट की वैल्यू t 0 से i तक, 0 से i तक। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल्स टू ln ऑफ E माइनस आई आर अपॉन E। यही लग रहा है मेरे को। तो अभी ln को हटाएं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E माइनस आई आर अपॉन E इज इक्वल्स टू व्हाट, E पावर माइनस T अपॉन L बाय R। तो यहाँ से I इज कमिंग आउट टू बी E बाय R 1 माइनस E पावर माइनस T अपॉन L बाय R। तो देखिएगा यहाँ पर मैं करता हूँ T की वैल्यू 0 तो करंट की वैल्यू 0, T की वैल्यू, अरे बाबा देख ले T की वैल्यू 0 करी ना तो E की पावर 0 तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। T की वैल्यू इनफाइनाइट करी तो करंट की वैल्यू E बाय R। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद में ये करंट आ चुका है और उसके बाद में कोई करंट में चेंजेस नहीं होंगे, ये बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट में आ चुका है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के बाद में करंट रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू E बाय R बन चुकी है। और जनरल टाइम में यहाँ पर देखते हैं तो करंट कुछ ना कुछ होगा और वो करंट चेंज हो रहा होगा। तो मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ किसका, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ देखने में कैसा पाया जाएगा, 0 पे 0 देखिए, एक असिम्प्टोट बनेगा। असिम्प्टोट समझते हो, अप्रोच कर सकते हैं, असिम्प्टोट मतलब ये टच नहीं करेगा इसको, टेंजेंट हाँ इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा और करंट की वैल्यू हमारे पास ऐसे बढ़ने वाली है। यहाँ पर देखिएगा ये T के साथ में L बाय आर लिखा हुआ है। L बाय आर को टाइम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। L बाय आर इज टाइम कांस्टेंट, जैसे अपना वहाँ था ना RC में, वैसे ही यहाँ पर भी है। L बाय आर को टाइम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी बोलो, टाइम, सेकेंडरी है ना। अगर मैं कर लेता हूँ कि T बराबर टाउ कर देता हूँ, T बराबर अगर टाउ कर देता हूँ तो बताओ कितना करंट यहाँ पर आ जाएगा, अरे बोलो बाबा, 63। याद आया कैपेसिटर वाली चीज़ें यार, भूल जाते हैं हम लोग। तो ये क्या आ गया, 0.63 टाइम्स E बाय R आ चुका है ना। कि मुझे पता है 1 बाई E की वैल्यू जो आ जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.37 के आसपास आ जाती है। तो जब टाइम कांस्टेंट मैंने डाल दिया तो यहाँ पर क्या बन चुका है, ऊपर भी टाइम और टाउ, नीचे भी टाउ, तो टाउ से टाउ तो E पावर माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन E की वैल्यू कितनी, 0.37। तो 1 माइनस 0.37 यानी कि 0.63। तो करंट की वैल्यू आ चुकी है, जब टाइम की वैल्यू टाउ है तो करंट की वैल्यू 0.63 E बाय R है, समझे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि T इक्वल्स टू जब इन्फाइनाइट कर दिया था तो T इक्वल्स टू इन्फाइनाइट को हमने क्या नाम से याद किया था रे बाबा, स्टेडी स्टेट।
स्टेडी स्टेट इसमें मतलब करंट की वैल्यू जो रहेगी वो कांस्टेंट बनी रहेगी. करंट अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, di/dt क्या बोल सकते हैं, शून्य. 0. इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर बोल दो आज 0. 0. इसका मतलब ये अगर 0 है दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ इट बिहेव्स एज, Conducting wire. हाँ मतलब Conducting wire. इंडक्टर बिहेव्स एज, इंडक्टर बिहेव्स एज कंडक्टिंग वायर. कब, हमेशा नहीं, कब रे बाबा, Steady state. स्टेडी स्टेट पर. t इक्वल टू 0 की बात करता हूँ तो करंट की वैल्यू कितनी है, 0. 0. और ये स्टेडी स्टेट तो नाम दे नहीं सकते हैं, और यहाँ पर di/dt कुछ ना कुछ तो होगा, और डेल्टा v अक्रॉस द इंडक्टर क्या हो जाएगा, 4. हाँ E ना. मतलब माइनस ई लिख लेता हूँ मैं. हाँ हाँ. तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ करंट 0 है, हालांकि सर्किट को मैंने क्लोज कर दिया है उसके बाद भी करंट 0 है. इसका मतलब इंडक्टर ने जो है ऐसा काम कर दिया सच दैट कि सर्किट बिहेव्स एज ओपन सर्किट. तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट. समझे? हाँ सर. चलो ठीक है. अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ किसका, पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ, तो देखने में कैसा पाया जाएगा. ये नोट कर लिया आपने, एक मिनट. करो करो करो. हो गया सर. हाँ जी. तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर V अक्रॉस इंडक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ, देखने में कैसा पाया जाएगा. सर वो मॉड है ना V का. नहीं, ओके. नीचे बनेगा ना ग्राफ. नीचे बनेगा इसका ग्राफ. 0 पे हम्म कुछ तो -E और इन्फिनिटी पे 0 का अप्रोच. बिल्कुल. तो ये क्या होगा कि जब t इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो ये एज अ मतलब -e की तरह काम ओपन करेगा. सर्किट. एंड एज टाइम गोज ऑन उसके बाद में इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता जाएगा एंड कम होता जाएगा. और इस तरह से बनता जाएगा. शून्य. समझे? हाँ सर. ओके डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी हमने बात करी थी किसकी, चार्जिंग की. चार्जिंग की बात करी तो मैंने देखा कि बाबा इसका जो करंट है वो बढ़ता गया है. करंट की वैल्यू 0 थी, बाद में E/R बन चुकी है, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी स्टोर हो चुका है. किसके अक्रॉस में, इंडक्टर के अक्रॉस में. तो अब यहाँ पर चार्जिंग हुआ तो कभी ना कभी डिस्चार्जिंग की ज़रूरत भी तो हो सकती है. तो हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर. तो अब इसको आप करेंगे, इसको, ये रहा इंडक्टर और ये रहा रजिस्टर. बैटरी तो होगी नहीं इस बार, है ना. और ये मैंने कह दिया, अरे ये क्या कर दिया, हाँ ये मैंने 1 मिनट गलत कर दिया. ये छोटा सा इसको ये यहाँ पर कर दिया. मैंने कहा कि बाबा ये t को 0 का फोटो बनाया है और उस फोटो में हमने ये पाया कि ये जो बैटरी है मतलब ये यहाँ पे जो करंट है वो I0 यहाँ पे फ्लो कर रहा है. इसको मैंने बोल दिया L, ये बोल दिया R. तो समय के साथ में रेजिस्टेंस इसकी एनर्जी सारी खा जाएगा. तो अब हम देखना चाहते हैं कि t इक्वल टू 0 पर अगर I0 था तो बताइए किसी जनरल टाइम t पर इसमें जो करंट पाया जाएगा वो कितना पाया जाएगा.
हाँ जी, I naught d to e की पावर माइनस d by tau. आई नॉट इंटू e raised to minus t beta. ई पावर माइनस टी बैठा हुआ, बिल्कुल सही। बाबा यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं कि लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखा मैंने कि ये लिखा है करंट ऐसे गया तो ये माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर ज़ीरो। तो इससे क्या बनेगा, माइनस आई आर इज़ इक्वस टू एल डी आई बाई डी टी, और ये आ चुका है माइनस आई डी टी अपॉन एल इज इक्वस टू डी आई अपॉन आई। सही लिख रहा हूँ ना मैं? हाँ सर. इंटीग्रेशन तो यहाँ से बन जाएगा माइनस आर बाय एल इंटू टी इज इक्वस टू यहाँ पर बन जाएगा एल एन आई अपॉन आई नॉट। लिमिट कर दी मैंने, टी इक्वस टू ज़ीरो पर यहाँ पर था आई नॉट, टी इक्वस टू टी पर कोई करंट था आई, तो इस तरीके से बन चुका है। तो आई बाय आई नॉट इज इक्वस टू ई पावर माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर, एंड आई इज इक्वस टू आई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ लिखा जा सकता है। दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो जो करंट की वैल्यू है वो क्या कर रही है, डिके कर रही है। कैसे डिके कर रही है, एक्सपोनेंशियल डिके कर रही है। तो मैं अगर करंट को ड्रॉ करता हूँ किसके साथ, टाइम के साथ, तो बताइए कैसा दिखना चाहिए? I naught से ये ऐसे गया, करंट की वैल्यू है आई Infinity to नॉट zero. और ये टी इक्वस टू इन्फिनिटी पे ये जीरो की तरफ जाती हुई है। चलिए बताइए, टी इक्वस टू टाउ कर दिया तो अब जल्दी से बताओ, टाइम ना लगा। 0.37. 0.37 या 0.63? 37. 37 बरोबर बाबा। तो इस तरीके से हमारे पास में बन चुका है कि इसका कितना बनेगा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझे? बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ। सर ऊपर लो. ऊपर लें तो यही तो था, ऊपर क्या लूँ? डन डन डन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब आगे और कुछ सवाल करते हैं जिससे कि हमारे दिमाग के दरवाजे खुल जाएं। और उन सवालों में है पहला सवाल जिसमें कि मैंने दिया है ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा इंडक्टर, और फिर ये रहा रेजिस्टेंस, और ये रहा रेजिस्टेंस, और ये रही बैटरी, और यहाँ पर मैंने सीधा इसको जोड़ दिया है। और एक मिनट, एक गलत चीज़ बन गई यहाँ पर, अरे बाप रे, ये ऐसा, और यहाँ मैंने t इक्वस टू ज़ीरो पर ज्वाइन किया है। बैटरी को E बोल दो, ये मैंने R बोल दिया, ये मैंने R बोल दिया, इसको इंडक्टर को L बोल दिया। अब देखिए कई सारे नामकरण मैंने को देने हैं, तो मैंने नाम दे दिया है, लेट्स से इस करंट को मैंने I1 कहा, इस करंट को मैंने I2 कहा, इस करंट को मैंने I3 कहा। तो मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि बाबा ये I1 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू, ये I3 की वैल्यू कब जब मैंने देखा एट t इक्वस टू ज़ीरो, फिर मैंने देखा t इक्वस टू स्टेडी स्टेट पर जब ये करंट की वैल्यू हम देखना चाहते हैं। चलो पहले इतना ही बता दो आप तो। I2 की वैल्यू E by R. हाँ जी, जस्ट आफ्टर क्लोज कर दिया, ये t इक्वस टू ज़ीरो मतलब स्विच क्लोज, जस्ट आफ्टर T1 E by R. स्विच क्लोज्ड। Close. T1 E by R. I1 I1 T by R. I1 हाँ. I1 I1 is E by R. E by R, I2 is E by R. E by R, I3 is शून्य. ज़ीरो। कैसे पता लगा बाबा?
कैसे पता लगा? ओपन सर्किट होगा ना ऊपर का। बिल्कुल, जैसे ही हमने ये कनेक्ट किया तो शुरुआत में तो सभी में कोई करंट नहीं था, एंड एज वी नो कि बाबा इंडक्टर को एकदम से चेंजेस आना पसंद नहीं है, वो जीवन में धीरे धीरे चेंजेस लाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो इस ब्रांच में तो कोई इंडक्टर था नहीं, ये I2 वाली ब्रांच में तो एकदम खुला एकदम घूमेगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये वाली ब्रांच बोलेगी बेटा हमारे पास जो भी करंट आएगा एकदम हल्लू हल्लू चेंज होगा, एकदम से ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा। समझे क्या? तो इनिशियली इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट और ओपन सर्किट की तरह बिहेव किया, इसका मतलब इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, इसीलिए I3 को हमने बोल दिया है 0। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब सर्किट में I1 करंट इधर गया तो सीधा का सीधा इधर चला जा चुका है। तो इफेक्टिवली रेजिस्टेंस इन द सर्किट जो बना है वो R ही बना है, इस रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि बेचारे के पास में कोई करंट ही नहीं गया था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एट स्टेडी स्टेट, यानी कि बहुत समय के बाद में, है ना, एक समय की बात है वाली बात है ये। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलो, क्या कह दें? 2E by R, 2E/R पक्का? E by R by 2E by R, हाँ, और इधर कितना होगा? E by R, E by R। E/R, तो ये आ जाएगा E/R और ये भी आ जाएगा E/R। बिल्कुल सही, बरोबर। रीजन बीइंग कि जैसे ही हमने स्टेडी स्टेट बोला तो इसका मतलब इंडक्टर अब कोई परेशानी हमें जीवन में दे नहीं रहा होगा। इंडक्टर को जो है अपनी मतलब कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ पे इंडक्टर स्टेडी स्टेट में आ गया तो इसका मतलब इंडक्टर ने कोई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं किया। इसका मतलब इंडक्टर जो कहेगा कि बेटा मैं तो एज अ कंडक्टिंग वायर बिहेव कर रहा हूँ। समझे क्या बाबा? सही है? हाँ सर। ठीक है, अगला कहता हूं कि अब यहाँ पर ये टी को स्टेडी स्टेट आ चुका है, बहुत बढ़िया। अब वापस से स्विच के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में परेशानी तो आनी चाहिए अपने। तो यहाँ पर मैंने कर दिया आफ्टर लॉन्ग टाइम स्विच इज अगेन ओपन, है ना। यहाँ पर इसके बाद में जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपनड अगेन। तो बैटरी हटा दिया ना? अब देख लो भाई, स्विच ओपन कर दिया, अब मुझे नहीं पता बैटरी हटाया नहीं हटा। ठीक। बोलो। हाँ जी, ये बात करते हैं I1 की। तो I1 तो क्या हो जाएगा, ओपन हो चुका है, तो इसका तो काम खत्म, 0। अब बात करते हैं I2 की। तो I2 कौन था? इस नीचे वाले R में से करंट। और I3 कौन था? ऊपर वाले R में से करंट। तो बताओ ऊपर वाले को रखवाला कौन बैठा हुआ है? इंडक्टर बैठा हुआ है। इंडक्टर क्या कहेगा? बाली के यहाँ पर जो करंट है एकदम से चेंज अपन करने नहीं देंगे। तो जस्ट बिफोर ओपनिंग I3 की वैल्यू कितनी थी? E/R। तो जस्ट आफ्टर ओपनिंग कितना होगा? E/R। देयर आर नो ड्रास्टिक चेंजेस इन केस ऑफ इंडक्टर। मतलब जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर में करंट जो है वो सेम ही रहेगा, एकदम से कोई चेंजेस नहीं आने देगा। समझे? स्प्रिंग जैसा। तो इसका मतलब अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो सर्किट दिखने में कैसा पाया जाएगा? इट वुड बी समवट लाइक दिस। ये मैंने बोल दिया R, ये है इंडक्टर, ये है L और ये है रजिस्टर R। नीचे वाला सर्किट गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि बेचारे में करंट ही नहीं जा रहा होगा, ओपन है, उसको बनाने का कोई मतलब है नहीं। तो शुरुआत में मैंने यहाँ पर देखा करंट ऐसा गया, तो इसमें करंट किधर गया होगा? इधर गया होगा। तो बताओ I2 की डायरेक्शन जो पहले राइट में थी अब कितनी हो चुकी है? लेफ्ट में कि राइट में? अभी लेफ्ट में। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट में हुआ, और लेफ्ट को दिखाने के लिए मैंने -E/R बता दिया। समझे क्या? अरे बाबा, वो I1 पर I2 का नहीं समझा। I2 का नहीं समझा ना। I2 किधर है? ये है I2। इधर वाले को मैंने I2 बोला था।
ठीक है, इधर वाले को मैंने I3 बोला था, I3 तो चेंज होगा नहीं। अब अपने पास जैसे ही मैंने सर्किट को ओपन किया है, इसको खोल दिया, तो ये वाली ब्रांच में तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो इसका तो काम खत्म, इसको ड्रॉ करना आज से हम बंद कर देंगे। तो ड्रॉ करना बंद कर दिया तो बचा कौन, ये बचा हुआ है। अब इसको अगर देखा तो मैंने देखा कि बाबा यहाँ पर इंडक्टर ने इधर करंट फ्लो करने को बोला तो बोला, उसकी बात माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर I3 अगर गया, I3 की वैल्यू कितनी थी, E/R, तो बेटा वो घूम के कहीं ना कहीं से तो वापस आएगा ना। हाँ सर। तो इधर घूम के गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट जाएगा वो E/R जाएगा। लेकिन I2 की डायरेक्शन पहले अपन ने किधर बोली थी, इधर बोली थी, कितनी थी, E/R। अब क्या हो चुका है, उल्टा हो चुका है। तो उल्टे को दिखाने के लिए मैंने माइनस लिखा दिया उसको, समझे। सर वो हाँ I1 सर, 0 ठीक है कैसे सर। I1 0 क्यों आएगा, आपका क्या मानना है, 0 नहीं होगा तो क्या होगा, बोलो बोल दो बाबा, बोल दो, शर्माओ मत। क्या? अरे बाबा I1 अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, अरे ओपन कर दिया ना सर्किट, सर्किट ओपन किया तो इसका मतलब यहाँ का काम खत्म हो गया ना इस ब्रांच में से। तो यहाँ पे कोई इंडक्टर विंडक्टर थोड़े ना है, यहाँ पे तो ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। ड्रास्टिक चेंजेस तो कहाँ नहीं होंगे, इंडक्टर के लिए, इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल है वो तो हो ही गया। अरे यार इतना सा बात बताओ, ये मैंने सर्किट बनाया, ये मैंने E बोल दिया, ये मैंने R बोल दिया, और ये ऐसे जुड़ा हुआ था। अब मैंने यहाँ से तार को काट के इधर साइड में रख दिया। अब बताओ सर्किट में करंट कितना होगा, 0। तो यहाँ पर ये 0 होगा, तो इसको एक्सेप्ट करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। ठीक। अब मैं कहता हूं इस स्विच को ओपन करने के बहुत समय बाद, स्विच ओपन करने के लॉन्ग टाइम बाद, अब बताओ I1 की वैल्यू, 0। I2 की, I3 की वैल्यू 0। अरे भाई 0। इंडक्टर भी अल्टीमेटली तो हार मान ही जाएगा ना, वो भी एनर्जी कम करेगा, अपनी एनर्जी देने का काम करेगा। यहाँ पर देगा तो रेजिस्टर इसको खाता जाएगा, एनर्जी इसकी और देगा, इसको खाता जाएगा, ये एनर्जी देगा और इसकी करंट की एनर्जी खाता जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर L की यानी इंडक्टर की एनर्जी खत्म हो जाएगी। इंडक्टर खत्म हो जाएगी तो हाफ Li² खत्म हो जाएगा। इसका मतलब करंट की वैल्यू अल्टीमेटली 0 आ जाएगी। और अपने को पता भी तो है वो एक्सपोनेंशियल डिके करता है, ऐसा ग्राफ बनाता है। तो बहुत समय के बाद में I3 की वैल्यू 0, इसका मतलब I2 भी चीख चीख के बोल सकते हैं कितना होगा, 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं I1, I2, I3 की वैल्यू हर एक इंस्टेंट पर, कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम वगैरह सब चीजें अपन ने देख ली हैं। कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। चलो ठीक है। अब कल के लिए आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा MEC में अपना O1 को खत्म कर लें, हाँ सर। और O2 के 10 सवाल कर लें। मैं O1 रहने दो सर। O1 में कितने सवाल बचे हैं अभी, 20 एक सवाल बचे हैं क्या। हाँ सर। ठीक है, तो इसके 1 से 5 कर लो फिर। हाँ। O2 में 1 से 5 तक कर लो, 25 सवाल तो दिन के बनते हैं बाबा। चलो